हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको एक तो डीपीपी मिल गई होंगी, 4 डीपीपी, 4 मिली है ना बेटा। और तो अगले क्लास में आप लोग करके लाओगे फर्स्ट 2 डीपीपी और एक आपको कोऑर्डिनेट उसका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की शीट मिल गई होगी, वो भी आप लेके आइएगा, ठीक है ना। क्योंकि शुरुआत में हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, उसको मैं उसको लिखाऊंगा नहीं, ठीक है ना, वो सब आप लोग कर लोगे। हमने बताया था आपको, हम आपको नोट्स देना शुरू करेंगे अपने कब से, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जब मैं बात करूंगा एटॉमिक साइज, एटॉमिक एंड रेडियस साइज। उससे पहले बेकार कोई मतलब, बेकार का मतलब इसमें सब लिखा हुआ है, ओके। बेटा पिछले क्लास में स्टार्ट किया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनाइड्स। आज हम बात करेंगे लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स के बारे में, मतलब दोनों के बारे में एक कंपैरिजन स्टडी करते हैं, ठीक है ना। जैसे आपको याद होगा, मान लिया ये न्यूक्लियस और 4f 5d एंड 6s, ठीक है ना। ये मैं बात करना जा रहा हूं लैंथेनम 57 और ये आ गया यहां पे 5f 6d 7s, ओके। और ये हो गया एक्टिनियम 89। एक कंपैरिजन करते हैं बेटा। N+L रूल के मुताबिक सबसे पहले भरना चाहिए बेटा 4f, फिर क्या आएगा 5d आएगा, ये तो आना चाहिए ना, क्योंकि N+L वैल्यू बेटा कितनी होगी इसकी 7, इसकी भी 7 होगी, तो यहां पे 4 नंबर कम है, ये आना चाहिए। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि अगर मान लिया इस 4f में इलेक्ट्रॉन को हम फिल करते हैं, इससे यहां पर भी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा। तो ये जो 4f का जो साइज है और जो इसके जो शेप्स हैं और यहां पे जिनके नंबर्स हैं, शेप साइज एंड देयर नंबर, इन कारणों से अगर मान लिया मैं 4f को यहां प्लेस करता हूं, तो इससे जो इसके और न्यूक्लियस के बीच जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनसे इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के बारे में एक बार सोचिए। और एक बार आप इस 5d में, मान लिया अगर हम 5d में इलेक्ट्रॉन रखते हैं, अब आप इसका रिपल्शन सोचिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए 2 ऑप्शन है। हालांकि बेस्ट ऑप्शन इलेक्ट्रॉन चाहेगा कि हम यहां जाएं, लेकिन अगर उसको रिपल्शन ज्यादा मिल जाता है तो क्या करेगा, सोचेगा कि अगर मान ली इलेक्ट्रॉन यहां पर आया और इसको, इस इलेक्ट्रॉन का इस प्रोटॉन के साथ, इस इलेक्ट्रॉन का इन प्रोटॉन के साथ जो अट्रैक्शन है, वो इस इलेक्ट्रॉन का इन इलेक्ट्रॉन से रिपल्शन से ओवरकम नहीं कर पा रहा, तो क्या करेगा कि यार चलो दूर चलते हैं। समझ गए ना। ये जो इलेक्ट्रॉन बेटा आया ना, इस इलेक्ट्रॉन का इस न्यूक्लियस में बैठे हुए प्रोटॉन के साथ क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, होगा ना। 57 प्रोटॉन है, लेकिन साथ साथ इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी फील करेगा, तो रिपल्शन ज्यादा हो गया तो ये सोचेगा कि यार अभी प्रोटॉन सफिशिएंट नहीं है, थोड़ा दूर चले जाते हैं। 5d आ गया। अब अगर मान लिया लैंथेनम के बाद अगर हम सीरियम में आते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 58, प्रोटॉन हो गए 58। जब यहां पे प्रोटॉन बढ़ जाएगा तो अब क्या होगा, अब हो सकता है क्या कि उस इलेक्ट्रॉन के लिए, जो नए इलेक्ट्रॉन के लिए ये एक सुटेबल प्लेस बन जाए, क्योंकि अब यहां पर क्या जस्ट इक्विलिब्रियम जैसा सिचुएशन आगे, समझ लीजिए। नाउ इलेक्ट्रॉन कैन प्लेस हियर, ठीक है ना। अगला इलेक्ट्रॉन यहां क्यों नहीं गया, इसलिए नहीं यहां पे नहीं गया क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां रहेगा, इसका साइज चूंकि बड़ा है, तो यहां पर क्या होगा, यानी इसका शील्डिंग क्या होगा, कम होगा। अपने आप को 3 डायमेंशनल स्पेस में एडजस्ट करने में इसको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, साइज बड़ा है, शेप बड़ा है।
फिर उसके बाद सीरियम के बाद जब हम बेटा सीरियम प्रासोडायमियम में आते हैं, है ना, सीरियम, तो उसके बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या हो, प्रोटॉन और बढ़ गया। जब प्रोटॉन और बढ़ जाएगा तो जानते हो क्या होगा, अब ये सब क्या होंगे, ये सभी इस तरफ पुल्ड होंगे। तो अब यहां पर इलेक्ट्रॉन, मान लिया अगला यहां पे गया, ये वाला भी माइग्रेट कर जाता है, क्योंकि इसके आने से क्या होगा, इसकी एनर्जी लेवल तो डाउन होगी, साथ ही साथ यहां पर क्या होगा, एक्सचेंज एनर्जी बढ़ जाएगी। बेटर अट्रैक्शन के साथ एक्सचेंज एनर्जी अगर आएगी तो क्या होगा, स्टेबलाइजेशन ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है ना। एक्सचेंज एनर्जी भी किस पे डिपेंड, नंबर ऑफ एक्सचेंजेस के साथ साथ इस पे भी डिपेंड करता है कि वो इलेक्ट्रॉन जो आपस में एक्सचेंज करें न्यूक्लियस से कितना ज्यादा अट्रैक्टेड, तो जितना ज्यादा अट्रैक्टेड होंगे क्या होगा, एक्सचेंज एनर्जी भी उतनी बढ़ेगी। अट्रैक्शन प्लस नंबर ऑफ एक्सचेंजेस, ठीक। इसलिए अब यही बात बेटा हम यहां लगाते हैं। हालांकि n+l रूल के मुताबिक जो 89th इलेक्ट्रॉन है, 89th इलेक्ट्रॉन आना चाहिए बेटा 5f में। जैसे यहां पे पहला 4f आना था, वहां पे 5f आएगा। लेकिन जरा सोचिए कि जिन कारणों से यहां पर 57th इलेक्ट्रॉन 4f में ना के 5d में गया था, तो क्या यहां पे 5f में आ सकता है, बोलिए ना बेटा, 5f में नहीं आएगा, कहां जाएगा, 6d में रहेगा। तभी आपने देखा होगा एक्टीनियम में जो इलेक्ट्रॉन होगा 89th इलेक्ट्रॉन, वो कहां पर है, 6d में है। अब मान लिया एक्टीनियम के बाद, एक मिनट, एक्टिनॉइड्स, ठीक है ना। एक तो हम थोरियम पहले लिख देता हूं बेटा, थोरियम थोरियम से पहले एक्टिनियम से शुरू कर देता हूं, चलो ठीक है, थोरियम से, है ना। एक्टिनियम 89, ठीक है ना, 7th पीरियड। इसका मतलब क्या हुआ, हम बेटा क्या करें, 6 पीरियड का नोबल गैस लिख लें। 6 पीरियड का नोबल गैस क्या होगा, रेडॉन। एटॉमिक नंबर बोलो बेटा, 54 + 30 86, ठीक है ना। अब यहां पर ये 7th पीरियड में है, अभी तक हमने 6 पीरियड का हिसाब किताब बराबर कर रखा है, 6 पीरियड हो गए ना बेटा। अब हम 7th पीरियड में आते हैं। 7th पीरियड की शुरुआत किससे होगी, S से होगी, S से होगी, तो यानी 7s2। यहां पर n+l रूल के मुताबिक 5f भरना चाहिए, बोलो बेटा, और 6d ये भरना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहां गया, 5d, सॉरी 6d में आ गया, जैसा कि मैंने आपको इसमें बताया था। अब अगली बात करते हैं स्टूडेंट्स, मान लीजिए एक्टीनियम के बाद हम थोरियम आते हैं। थोरियम, प्रोटैक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिसियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेविलियम, नोबेलियम, लॉरेंसियम। 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103। तो जब हम बेटा थोरियम में आते हैं तो यहां एक प्रोटॉन बढ़ गया, थोरियम में एक प्रोटॉन बढ़ गया। अब प्रोटॉन हो गए 90, और 90 आ जाने पर अगर मान लिए इलेक्ट्रॉन 5 में आना चाहिए, तो ऐसा लगता है, हम सोचते हैं इसकी तरीके से अगर सोचे तो क्या होगा, अब बेटा जेड इफेक्ट तो आने चाहिए नहीं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन पर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट कर सकता है, जैसा कि यहां हुआ था। लेकिन इत्तेफाक से क्या हुआ था, जो 90th इलेक्ट्रॉन था वो यहां नहीं आ पाता। क्यों, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन अभी भी क्या है, ज्यादा है देन न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्यों, क्योंकि 5f की दूरी 4f से
ज्यादा है। दूरी बढ़ गया ना यहाँ पे, यहाँ दूरी नहीं बढ़ी, यहाँ दूरी कम थी, इसलिए यहां पर 58 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, यहां आ गया था बेटा 4f में। यहां पर क्या हो गया, 90th इलेक्ट्रॉन अभी नहीं गया, 6d में जाएगा, 6d में रहेगा। जब हम इसीलिए ध्यान दीजिए यहां पर, यहां मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, ठीक है ना, रेडॉन 5f0 6d2 7s2। फाइव एफ में क्यों नहीं गया अपना, क्योंकि हाँ दूरी ज्यादा है और जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है वो डोमिनेट स्टिल कर रहे हैं इन स्पाइट ऑफ इंक्रीजिंग वन प्रोटॉन बिकॉज ऑफ लास्ट डिस्टेंस। यहां पर क्या न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, उस इलेक्ट्रॉन पे बेटा कम पहुंच रहा है, ठीक है ना। अब हम थोरियम के बाद जब प्रोटैक्टिनियम में आते हैं, रेडॉन, अब प्रोटैक्टिनियम में क्या हो गया, एक प्रोटॉन और बढ़ गया, 91 प्रोटॉन हो गए। अब क्या होगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन पर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट कर जाएगा। अब क्या होगा, 5f में इलेक्ट्रॉन आएगा। तो जब 5f में बेटा आता है तो यहां पर क्या होगा, कितने इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, बोलो ना, देखिए एक मिनट, 1 2 3 हो जाएगा, और यहां पर 6d1 एंड 7s2। एक बार चेक कर लें, सही है, एक मिनट, 2 1 2 आ जाएगा, सॉरी 1 2। वैसे एक तो एफ यहां आना चाहिए, f1 d1 f2 d2, सॉरी f2 एंड d1, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हुआ स्टूडेंट्स, अभी भी क्या है कि अभी d1 में इलेक्ट्रॉन मेंटेन है। अच्छा, d1 का इलेक्ट्रॉन इधर माइग्रेट क्यों नहीं हुआ, अगर इलेक्ट्रॉन जो यहां स्टेबलाइज है अगर इस दूसरे सबशेल में आता है तो इस सबशेल में स्टेबलाइज तभी होगा जब उसके एक्सचेंजेस क्या हो, बढ़ जाए। लेकिन एक चीज और है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब आता है माइग्रेट करके तो एक्सचेंज एनर्जी तो बढ़ती है, साथ साथ रिपल्शन भी तो रहता नहीं रहता है। अरे भाई इलेक्ट्रॉन रिपल्शन तो भी करेगा ना। जैसे आपको याद होगा जब हम क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे थे तो 4s का इलेक्ट्रॉन 3d में माइग्रेट किया था। तो जब इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करेगा तो 3d इलेक्ट्रॉन के साथ रिपल्शन भी तो होगा ना उसका। जो 4s इलेक्ट्रॉन 3d में आ रहा है तो 3d वाले इलेक्ट्रॉन के साथ रिपल्शन भी होगा। तो वो जो रिपल्शन है इट मस्ट बी ओवरकम बाय व्हाट, हायर एक्सचेंज एनर्जी एज वेल एज, और एक्सचेंज एनर्जी में क्या होगा, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का टॉलिक होगा। इसलिए स्टूडेंट अब जानते हो क्या होगा, यहाँ पे अभी ये इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करने के पोजीशन पर नहीं है। फिर रेडॉन, फिर यहाँ बेटा क्या आएगा, 5f3 6d1 and 7s2, then रेडॉन 5f4 6d1 and 7s2। आपने पढ़ा होगा यूरेनियम का 6 आता है ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लूटोनियम सॉरी नेपच्यूनियम +7, ठीक है ना, नेपच्यूनियम ओके, और प्लूटोनियम हालांकि आना चाहिए यहाँ पर +8 आना चाहिए, लेकिन ये भी 7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ना। आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में कि दो ऐसे एक्टिनॉइड्स हैं जिनकी सेम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है मैक्सिमम, कौन सी होती है बेटा यहाँ पे, नेपच्यूनियम एंड प्लूटोनियम। अमेरिशियम से क्या होगा, कम होना शुरू हो जाती है। फिर स्टूडेंट ध्यान दीजिए यहाँ पे रेडॉन और 5f5 एंड 6 आ गया एंड 6d0 एंड 7s2। अब देखिए यहां पर प्लूटोनियम में जाके इलेक्ट्रॉन क्या होगा, माइग्रेट करता है, बिकॉज नाउ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैव बीन इंक्रीज, दे विल इंक्रीज न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड इलेक्ट्रॉन जब माइग्रेट करेगा आप यहाँ पे बेटर आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब आप सोच रहे हो सर ये कैसे होगा, देखिए ये एक्चुअली जब जैसे जैसे बेटा एटॉमिक नंबर बढ़ता है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है सबशेल्स के बीच एनर्जी गैप कम होता जाता है, और जब सबशेल्स के बीच एनर्जी गैप कम होता जाता तो इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग है n+l प्रॉपर काम नहीं कर पाता। ऐसे केसेस में एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग बताते हैं एक्सपेरिमेंटल टेक्निक जिसका नाम है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। किस पर होता है,
ये वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा का बेसिस पर है। उससे पता चल जाता है इलेक्ट्रॉन कहां से कहां माइग्रेट कर रहा है। वो वेवलेंथ ऑब्जर्व हो जाती है, उससे हम पता लगा लेते हैं यहां से गया, यहां से गया, यहां से गया। इसकी पोजीशन ये थी, ठीक है ना। अच्छा, अमेरिशियम में बेटा क्या होगा? रेडॉन 5f7 6d0 7s2। आपको याद होगा जो पिछले क्लास में मैंने यूरोपियम लिखा था, यूरोपियम एंड अमेरिशियम बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। देखो यूरोपियम में क्या था बेटा, यहां पे ज़ीरॉन 4f7 5d0 6s2, और जो यहां पर बेटा प्लूटोनियम है वो वहां सैमेरियम था, Sn सैमेरियम, ठीक है ना। जो वहां गैडोलिनियम था वो यहां पे क्यूरियम है। अब क्यूरियम में बेटा क्या होगा? रेडॉन। अच्छा, जैसा मान लिया, अब अगेन हम बात करें, जब हम अमेरिशियम से क्यूरियम जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन कहां माइग्रेट, 4f में, सॉरी 5f में जाएगा, 6d में जाएगा, 5f में जाएगा, ठीक है ना। 5f में जाएगा, तो यानी इसका मतलब क्या है? 5f 7 6d 1 7s2। एक्चुअली हम शुरुआत करेंगे ये, जैसे हमने आपको बताया था कि लेंथेनाइट्स के लिए हमारा रेफरेंस क्या होगा? लेंथेनम। लेंथेनाइट्स को कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए बेटा हमारा रेफरेंस क्या होगा? लेंथेनम, ठीक है ना। 4f0 5d1 और 6s2। तो 57 के बाद जो भी 14 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उनको हम इसमें भरेंगे। लेंथेनम के बाद जो 14 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे लेंथेनाइट्स में, उनको हम इस 4f में भरेंगे। साथ ही साथ भरते समय हम हाफ फील्ड और फुल फील्ड की स्टेबिलिटी का ध्यान में रखते हुए डी इलेक्ट्रॉन को माइग्रेट करेंगे या नहीं करेंगे। ऐसे ही यहां पर भी होता है, लेकिन यहां पर बात यहां बेटा ये है कि थोड़ा सा ध्यान ये रखना है। जैसा मान ली यहां पे रेडॉन आया 5f0 6d1 7s2, लेकिन यहां पर आपको ध्यान ये रखना है स्टूडेंट्स की एक्टिनियम के बाद जो 14 एलिमेंट्स हैं एक्टिनोइड्स, उसमें जो 14 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, हालांकि वो सब 5f में आएंगे, लेकिन यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना ये पड़ेगा कि जो फर्स्ट 4 है, जैसे थोरियम में इलेक्ट्रॉन कोई f में नहीं होता है, थोरियम में इलेक्ट्रॉन कोई बेटा 5f में नहीं होता है। तो ये जो फर्स्ट 4 होते हैं, यानी थोरियम से लेके कहां तक? नेपच्यूनियम तक, ये जो फर्स्ट 4 हैं, थोरियम, प्रोटैक्टिनियम, यूरेनियम और नेपच्यूनियम, इन 4 में ही सिर्फ यहां पर क्या होगा? डीम इलेक्ट्रॉन होंगे। प्लूटोनियम से फिर क्या होगा? लेंथेनाइट जैसा हो जाता है, ठीक बेटा। अब आइए बर्केलियम की बात करें। बर्केलियम का वहां कैसा होगा? टर्बियम जैसा होगा, टर्बियम, है ना। तो यहां जाएगा रेडॉन 5f 9 9 आ जाएगा बेटा। एक तो इसमें बड़े 8, इधर वाला 9। अब यहां पर आ गया 6d0 7s2, बाकी सब अब ऐसे चलेगा। रेडॉन 5f10 6d0 7s2, रेडॉन 5f11 6d0 7s2, फर्मियम 5f12 6d0 7s2, मेंडेविलियम रेडॉन 5f13 6d0 7s2, नोबेलियम रेडॉन 5f14 6d0 7s2, लॉरेंसियम रेडॉन 5f14 6d1 7s2। तो बेटा 103rd इलेक्ट्रॉन गोज इनटू 5f, 103rd इलेक्ट्रॉन ऑफ लॉरेंसियम गोज इनटू 5f, 5f में जाएगा, ठीक है ना। वापस से तो इसमें देखिए, उसमें हमने आपको बताया था कि आप ऐसे याद रख लेना, लेंथेनाइट में 3 ऐसे एलिमेंट हैं जहां पर क्या होगा? डीम इलेक्ट्रॉन होते हैं, सीरियम, गैडोलिनियम एंड ल्यूटेशियम। और इसमें 6 आएंगे, 6 आएंगे ना बेटा। एक तो 4 ये हो गए, थोरियम, प्रोटैक्टिनियम, यूरेनियम एंड नेपच्यूनियम, और एक
ये वाला हो गया बेटा क्यूरियम वाला, और ये ऐसे, ये तो वैसे ही होंगे जैसे कि लैंथेनाइट में थे, क्योंकि ये बेसिकली एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है फ्रैंकली स्पीकिंग। उसको लॉजिकली इस तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक बेटा, ओके। क्योंकि जेई मेंस में ज्यादातर अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात उठती है तो ज्यादातर लोग एक्टिनाइड और लैंथेनाइट के बारे में सवाल पूछते हैं। तो इनको एक तो आप तो सीरीज याद रख लीजिए, इनके कॉन्फ़िगरेशन लिखने की प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है, इतना जरूर करिए आप लोग। और उसमें कितने थे लैंथेनाइट में, आप लोग बताइए। डी में 3 एलिमेंट, नाम बताइए। सीरियम, एक देखो फर्स्ट एंड लास्ट और एक मिड। बेटा फर्स्ट, लास्ट और मिड। फर्स्ट कौन है? सीरियम। लास्ट कौन है? ल्यूटेशियम। मिड कौन है? गैडोलिनियम। यहां पे फर्स्ट, लास्ट एंड मिड तो आएगा, इसके अलावा मतलब टोटल यहां पे 6 होंगे। एंड थोरियम के बाद क्या, थोरियम इलेक्ट्रॉन 5f में नहीं आएगा बिकॉज ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ठीक है ना। ऐसे तो आप देखिए एक चीज और, न्यूक्लियस का आप लोग देखिए, जैसे बेटा ये न्यूक्लियस आ गया, ये 3D आ गया और ये 4s आ गया। मान लिया इसका सपोज ऐसे करिए, इसको कभी कभी ऐसा भी सोचा जा सकता है कि मान लिया 3D यहां था, मान लिया n+l के मुताबिक अगर हम मान लें कि 4s का एनर्जी लेवल नीचे है और 3D का एनर्जी लेवल ऊपर है, बोलो आएगा ना। 4s का एनर्जी लेवल नीचे है और 3D का ऊपर है। तो अगर ऐसा है तो इलेक्ट्रॉन देखिए 4s में पहले चले गए और फिर यहां पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जब 3D मारना शुरू हो जाते हैं, यहां पर आप लोग जानते हैं इसका साइज क्या है, बड़ा है। इलेक्ट्रॉन इसके बेटर जेड इफेक्ट टू एक्सप्लेन, तो जैसे इसका क्या होगा, एनर्जी लेवल डाउन होगा, फिर यहां आ जाता है। हालांकि ऐसा यहां भी सोच सकते हैं, लेकिन n+l के मुताबिक क्या होगा, 4f नीचे आएगा, वो ज्यादा है, ऊपर आएगा, तो यहां इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन 10 कहना होगा। और यहां पर देखिए नीचे आ गया, नीचे आ जाने के बाद अब जान दो क्या हुआ, तभी तो याद करिए, इस एटम से इलेक्ट्रॉन कौन निकालना आसान होगा, 4s या 3D? इससे 4s, क्योंकि 4s ऊपर है 3D नीचे। मतलब इनिशियली ऐसा सोचा जाता है n+l के मुताबिक इसका एनर्जी लेवल हायर, इसका एनर्जी लेवल है, लेकिन वंस इलेक्ट्रॉन एंटर कर गए फिर क्या होगा, द एक्सपीरियंस बेटर जेड इफेक्ट टू, और इसका लेवल क्या होगा, लोअरिंग हो जाएगी। और अब इलेक्ट्रॉन निकालना तो यहां से मुश्किल, आसान होगा, यहां से यहां मुश्किल होगा। ठीक है ना भाई, किसी डी से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या होगा, डी ब्लॉक वाले से पहले एस से निकलेगा फिर डी से जाएगा। ओके, कोई डाउट क्वेश्चन बेटा किसी का? आज बेटा बात करेंगे सबसे पहले ऑर्बिटल्स के बारे में, है ना। एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इनके बारे में बात करते हैं। बेटा जैसे ऑर्बिटल का कंसेप्ट अगर सोचे तो हम लोग कहां, वेव मैकेनिक्स में किस प्लेस से आया हुआ है। जैसे एक इसकी शुरुआत हम यहां से भी कर सकते हैं, हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से भी, है ना बेटा, कि जिस इलेक्ट्रॉन की बात किसी एटम के अंदर
किसी एटम के अंदर अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि ये इलेक्ट्रॉन बस यहां बैठा हुआ है, मुझे दिख रहा है। आप उस इलेक्ट्रॉन के लिए क्या बताओगे? एक आप बताओगे कि एक थ्री डायमेंशनल न्यूक्लियस के अराउंड एक थ्री डायमेंशनल स्पेस है, उसकी शक्ल इस तरीके से, और इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की उम्मीद वहां पे ज्यादा है। बोलो ये है ना बेटा? अच्छा अच्छा, एक बात बताओ बेटा, जैसे हमने कहा बेटा ये हाइड्रोजन और एक क्लोरीन दो रिएक्ट कर रहे हैं और HCl बना रहे हैं, तो इन दोनों एटम के बीच जब कॉम्बिनेशन होता है तो बेसिकली क्या होता होगा? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई। बेसिकली जब भी कभी बॉन्ड बनता है या कॉम्बिनेशन होता है तो उसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन दोनों कंबाइन करेंगे और कंबाइन करने के बाद ये दोनों एटम आपस में कंबाइन हो जाएंगे, यही तो है ना? लेकिन आप सबको मालूम होगा बेटा कि इलेक्ट्रॉन में डुअल नेचर है, पार्टिकल एंड वेव है, डोमिनेटिंग वेव है। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन हम नहीं बता सकते। एक थ्री डायमेंशनल रीजन हम बताते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी वहां ज्यादा होगी, ठीक है ना? आपको याद होगा बेटा, जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व की जाती है तो रेडियल वेव फंक्शंस और एंगुलर वेव फंक्शंस मिलते हैं। तो रेडियल वेव फंक्शन से क्या होगा कि किसी इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी आती है वहां पे, और एंगुलर वेव फंक्शन से क्या होगा? उस थ्री डायमेंशनल स्पेस की शेप का पता चलता है कि उसका एंगुलर वेव फंक्शन में कि उस इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल की शेप कैसी है, स्फेरिकल है, डम्बल है, डबल डम्बल है, जिसको हम बेटा कहते हैं ना एस ऑर्बिटल स्फेरिकल है, पी डम्बल है, डी डबल डम्बल है। तो कहां से पता चला? ये एंगुलर वेव फंक्शन से पता चला, एंगुलर वेव फंक्शंस, ठीक है ना? अब जैसे मान लिया ये दो एटम हमारे को कंबाइन कराना बेटा, है ना? ये इसको थोड़ा सा इसे एक लिंक करें। मान लीजिए जैसे बेटा एक ही हमने पेंडुलम ले लिया और एक पेंडुलम बेटा हमने ये ले लिया, है ना? और एक पेंडुलम ने और ले लिया, ये मैं ऐसे बहुत सारे पेंडुलम मान लिया है। तो मैं आपसे कहूं कि इनमें से कौन से ऐसे पेंडुलम होंगे जिनको कंबाइन करने पर स्विंग एकदम से बढ़ जाएगा? तो आप क्या बोलोगे? फर्स्ट एंड सेकंड बोलो, है ना? क्यों? दोनों लगभग सेम फेज में है, इस इंस्टेंट पर दोनों सेम फेज पर है। लेकिन फर्स्ट यानी थर्ड का किसी के साथ अगर कराएंगे तो क्या होगा? कम हो जाएगा, क्योंकि इस समय उस इंस्टेंट पर, इस दिए गए इंस्टेंट पर क्या है? इनके अपोजिट फेजेस हैं, ये बताएंगे ना? तो अच्छा एक चीज और बेटा, जब हम किसी ऐसे पार्टिकल की बात करते हैं जिसमें वेव मोशन होता है, तो या आप भी मुझे एक बताइए बेटा, जैसे इन दो पेंडुलम को हमें कंबाइन करना है, तो आप मेरे से सवाल यही करोगे ना कि सर एक तो आप एम्पलीट्यूड बता दो एग्जैक्ट, है ना? उनके फेज डिफरेंसेस बता दो, और मैं आपको बता दूंगा कि इन दोनों पेंडुलम को कंबाइन करने के बाद एक 5 सेकंड बाद वो पेंडुलम कहां पर होगा, पता लोगे ना? आपको फेज चाहिए, एम्पलीट्यूड चाहिए, दो चाहिए ना? इसी तरीके से बेटा इलेक्ट्रॉन जिसमें डुअल नेचर है, वेव नेचर डोमिनेटिंग है, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में पता लगाने के लिए हमें और जरूरत जानते हो किसकी पड़ती है? फेज की जरूरत पड़ती है। और जब भी कोई वो पार्टिकल जो वेव मोशन कर रहा है अपनी मीन पोजीशन से जब भी बदलेगा, जब भी क्रॉस करेगा,
तो हमेशा उसका फेज बदल जाएगा। जैसे मान लिया बेटा इधर हमने आर्बिट्री प्लस ले लिया, जैसे मीन पोजीशन को क्रॉस करेगा माइनस आ जाएगा, बोलो आएगा ना। ऐसे इलेक्ट्रॉन में भी होता है। तो जैसे बेटा हम एस ऑर्बिटल की बात करें, एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल यहां पर क्या होगा, जैसे मान एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस हो गया बेटा, ठीक है ना। एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है। उसका रीजन ये है कि इसके एंगुलर वेव फंक्शन में थीटा या फाई नहीं होता है, ठीक है ना। हो सकता है आप लोग फिजिकल में पढ़ते हो, हालांकि इनऑर्गेनिक में भी नहीं, लेकिन मैं सब इंफॉर्मेशन के पॉइंट से बता रहा हूं आपको। यहां बेटा थीटा एंड फाई का फंक्शन स्फेरिकल होता है, ठीक है ना। अच्छा, तो यहां पर हम लोग जानते हो क्या लिखते हैं बेटा, एक मिनट में इसको हटा देता हूं, यहां लिख देता हूं प्लस, यहां प्लस, यहां प्लस, यहां प्लस, ये न्यूक्लियस हो गया। यानी एस ऑर्बिटल और न्यूक्लियस एक कॉन्सेंट्रिक स्फीयर के फॉर्म में होते हैं ना। तो ये जो हमने प्लस प्लस लिख दिया, इसका मतलब क्या लगाएंगे, बताओ बेटा। ये जो प्लस हम लोग लिखते हैं, इसका क्या मतलब होता है, क्या बेटा। ये जो यहां प्लस लिखा, ये प्लस, है बेटा। नहीं, इस पे नहीं बोलते हैं। देखो यहां हमने प्लस लिखा या माइनस लिखा, वहां सब जगह मैंने प्लस प्लस लिख दिया। उसका रीजन ये है कि ये पेंडुलम, ये इसकी मेन पोजीशन है, इस मेन पोजीशन से इधर है, तो मैंने आर्बिट्री प्लस ले लिया और इधर हम माइनस। तो ऐसा हम मान लिया हम किसी आपको समझाना चाहते हैं, तो हम थोड़ी बोलेंगे बेटा बाएं गया दाहिने गया इधर, ऐसा थोड़ी बोलेंगे। ऐसे साइंटिफिक वे में हम क्या बोलेंगे, सेम फेस। यानी आप इसको प्लस साइन ले रहे हो तो इधर भी प्लस है, हम कहेंगे एक प्लस एक माइनस में अपोजिट फेस, तो आप क्या कहोगे, यानी अगला क्या है, मीन पोजीशन की दूसरी तरफ जा रहा, उधर क्या आ रहा, अलग आ रहा, क्योंकि मीन पोजीशन को क्रॉस करते ही फेस बदल जाता है। तो यहां जो प्लस प्लस दिखाया जा रहा है, इसका मतलब जानते क्या है, इलेक्ट्रॉन यहां पर कोई कहना चाहिए, जैसे वहां पे पेंडुलम है ना बेटा, तो पेंडुलम में हम प्लस माइनस लिखते हैं, ऐसे यहां पे प्लस माइनस का मतलब हो गया कि यहां पर कोई मीन पोजीशन नहीं है, मतलब नोडल प्लेन नहीं है, मतलब कोई ऐसा प्लेन नहीं है जहां पर इलेक्ट्रॉन की मिलने की उम्मीद जीरो हो। इसलिए यहां पे आपने पढ़ा होगा नोडल प्लेन जीरो होता ना। probability of finding electron is everywhere within this spherical region, and that is why plus 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 plus, ठीक है ना, कोई नोडल प्लेन नहीं होता है। अच्छा, दूसरी बात बताइए बेटा, ये ऑर्बिटल हो गया, इसको डायरेक्शनल बोलेंगे नॉन डायरेक्शनल बोलेंगे, नॉन डायरेक्शनल होगा, है ना। तो ये हो गया नॉन डायरेक्शनल हो गया, नॉन डायरेक्शनल। नंबर एक, नंबर ऑफ नोडल प्लेन कितने हो गए, जीरो हो गया बेटा, ठीक है ना। यानी नोडल प्लेन का मतलब कोई ऐसा इमेजिनरी प्लेन जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की उम्मीद क्या हो, जीरो हो, है ना। अच्छा, फिर अगला केस, इसमें इसको हम लोग एक टर्म जेरेड अनजेरेड भी पढ़े होंगे, आप लोग पढ़े ना बेटा। जेरेड क्या होता है, जहां पे सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है जिन ऑर्बिटल्स में, जिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, उनको हम लोग जेरेड बोलते हैं। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे देखा जाता है, ये न्यूक्लियस है बेटा, इस न्यूक्लियस से मान लिया इधर हम जा रहे हैं, तो मान लिया सपोज एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किए हम, यहाँ पे प्लस मिला, तो जस्ट अपोजिट ट्रेवल करते हैं, तो अगर यहाँ प्लस मिलता है, यहाँ भी प्लस मिलता है, यहाँ प्लस मिलता है, यहाँ प्लस मिलता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ पर है। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री अगर है तो यहाँ पे जेड बोलेंगे, ठीक है ना। ओके, ये सभी लोग जानते हैं साइडवेज ओवरलैपिंग कभी करता नहीं, हमेशा क्या होगा, एक्सियल ओवरलैप, एंड टू एंड ओवरलैपिंग करता है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं बेटा पी ब्लॉक, पी ऑर्बिटल्स की बात करते हैं।
p orbitals. X, Y, X, Y माइनस, ठीक है ना। नेक्स्ट X, Y और ये आ गया Z, ठीक है। तो बेटा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, PX बोलेंगे, है ना। ये वाला PY, ये वाला PZ बोलेंगे। ओके। अच्छा, यहां पर अगर हम प्लस लिखते हो तो यहां पे माइनस लिखेंगे, ठीक है ना। या ये प्लस और माइनस क्या रिप्रेजेंट करें, बेसिकली फेजेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, फेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, यहां पे माइनस क्यों लिख दिया गया, क्यों लिख दिया गया। हाँ नहीं, क्योंकि यहां पर इज अ मीन पोजीशन, इज अ नोडल पेन। जिस तरीके से पेंडुलम में मीन पोजीशन से एक तरफ प्लस लेते हैं, दूसरी तरफ माइनस लेते हैं, तो ऐसे यहां पे भी होगा। नोडल पेन हो गया तो नोडल पेन क्रॉस करते ही फेज हमेशा बदल जाता है, इसलिए आप प्लस एंड माइनस, आप यहां माइनस ले सकते हैं, यहां प्लस ले सकते हैं। ओके, तो यहां पर आप लोग बताइए, ये बेटा सभी क्या होंगे, डायरेक्शनल ऑर्बिटल्स होंगे ना, डायरेक्शनल ऑर्बिटल्स, डायरेक्शनल ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट, नंबर ऑफ नोडल पेन सब में कितना हो जाएगा, एक होगा, है ना। इसका नोडल पेन बेटा क्या, इसका नोडल पेन का पोजीशन बताइए, बोलो। Y, ये होगा ना। ओके, इसमें NP XZ, ठीक है ना। इसमें बेटा XY, ये अनजेरेड होंगे, अनजेरेड, बिकॉज सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। आप सपोज यहां जाते हैं तो आपको एक फिनोमेना मिलता है प्लस, इधर आते हैं तो क्या होगा, माइनस मिलता है, सो अनजेरेड है। अच्छा, ये सिग्मा और पाई दोनों बना सकते हैं, बना सकते हैं ना, दे कैन फॉर्म सिग्मा एंड पाई। एंड पाई बॉन्ड्स, ओके। अच्छा, अब हम बात करते हैं बेटा डी ऑर्बिटल्स की। डी ऑर्बिटल्स, एक्सियल डी ऑर्बिटल्स, also called EG orbitals in coordination chemistry.
then non-axial d orbitals also called T2G orbitals in coordination chemistry. ठीक है ना, T2G और EG कहा जाता है. X, Y, Z, Y, ओके. बेटा इस ऑर्बिटल को हम लोग क्या बोलते हैं? DXZ, सॉरी DXI, देन DXZ, देन DYZ. ओके. अच्छा, ये डबल डंबल. अब इसमें हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, ये मैं फेजेस बताते हैं. देखिए ये यहाँ पे अगर मान लिया प्लस साइन आर्बिट्रेरी लेते हैं तो क्या होगा बेटा? ये नोडल प्लेन आ गया ना, नोडल प्लेन क्रॉस करते ही फेज बदल जाएगा माइनस. फिर यहां से इस रीजन में आएंगे, अगेन नोडल प्लेन बदल जाएगा, मतलब नोडल प्लेन आ गया यहाँ पे तो फेज बदल जाएगा प्लस, देन अगेन माइनस. By crossing nodal planes, phase will change. Similarly here, plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus and minus. Okay? अच्छा, ये सभी जेरेड है अनजेरेड बेटा? They all are जेरेड because they all have center of symmetry, है ना? तो यहाँ पर सभी जेरेड है. नॉन एक्सियल, अच्छा नॉन एक्सियल क्यों कहा गया? बिकॉज इनके जो लूप्स हैं कहां पर हैं? एक्सिस पर नहीं है ना, अमंग बिटवीन एक्सेसेस है ना. ओके, तो अगर मान ली इसका नोडल प्लेन बेटा अगर हम लोग लिखना चाहें तो कितना आएगा, है ना? इनमें दो आ जाएगा. एक बार आप लोग बता दीजिए कौन कौन सा आएगा? XZ एंड YZ, है ना. इसका नोडल प्लेन बेटा बताइए. XY YZ. इसका नोडल प्लेन आ गया XY एंड XZ. ठीक है ना. दे ऑल आर जेरेड और जेरेड, है ना. नेक्स्ट थिंग, ये कौन कौन सा ऑर्बिटल्स यानी कौन कौन से बॉन्ड बना सकते हैं स्टूडेंट? ये सिग्मा बना सकते हैं, नहीं बना सकते? नहीं बना सकते बेटा, है ना. ये प्योर फॉर्म में सिग्मा नहीं बना सकते, हाइब्रिडाइज स्टेट में बना सकते हैं. देखिए अभी जैसे प्योर है फॉर्म में, प्योर एटॉमिक फॉर्म में सब सिग्मा सॉरी पाई बनाते हैं या फिर डेल्टा बॉन्ड बनाते हैं. सिग्मा नहीं बना सकते. सिग्मा हाइब्रिडाइज बात है, क्योंकि जब ये हाइब्रिडाइज करेंगे तो इनमें क्या होगा बेटा? एक लोब रह जाएगा, बाकी वाले लोब क्या होंगे? स्मॉल साइज होंगे, इसलिए नहीं बना पाते हैं. तो जैसे आपने पढ़ा होगा ना sp3d3, sp3d3 में क्या होगा? DXY इन्वॉल्व होता नहीं होता? sp3d3 में कौन सा बेटा डी आता? dx² - y² dz² एंड dxy आता है. एक और पढ़ा होगा sp3d4, sp3d4 में क्या होगा? dz² छोड़कर बाकी सब आएंगे डी उसमें, है ना. मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम डी को पता लगाते हैं कि यही डी क्यों आता है, बताएंगे आके आपको हाइब्रिडेशन में. All are zeroed. They can form pi and delta bonds in
atomic orbital form, but in hybridized state they can form सिग्मा बॉन्ड। ठीक है ना, सिग्मा बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स इजी ऑर्बिटल्स में। x, दिस इज y, ठीक है ना। इसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, है ना। तो अगर हम यहां पे प्लस साइन लेंगे तो अगेन ये नोडल पेन आ गया ना बेटा, ये नोडल पेन आ गया। ये दिस नोडल पेन मेक्स 45 डिग्री विद एक्स एंड वाई एक्सिस। एक नोडल पेन ये आ गया, ठीक है ना। नोडल पेन, टू नोडल पेन्स, ईच नोडल पेन 45 डिग्री विद एक्स एंड वाई। अच्छा, फिर जेरेड होगा बेटा, अनजेरेड होगा, जेरेड होगा, है ना, सेंटर ऑफ सिमेट्री है। अच्छा, तो ये एक तो जेरेड हो गया, एक नोडल पेन यहां पे मैंने लिख दिया 45 डिग्री बना रहे हैं, अंडरस्टूड है। फिर स्टूडेंट हम बात करेंगे यहां पर dz स्क्वायर की, ठीक है ना। ये z एक्सिस आ गया, ये y एक्सिस, प्लस प्लस माइनस माइनस एंड माइनस, है ना। और ये आ गया यहां पे x एक्सिस dz स्क्वायर। ओके, ये बेटा जेरेड होगा अनजेरेड होगा, ये भी जेरेड है बेटा, जेरेड है ना, बिकॉज दिस लूप कंटेन प्लस एंड प्लस। बाकी इसका अभी कैसे बनता मैं आपको बताऊंगा कि हाउ इज इट फॉर्म, ठीक है ना, कैसे बनता है अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको इसकी जेड कैरेक्टर के बारे में आपको बेटर विजुअलाइजेशन आएगा, ठीक है ना। और इनके बारे में बात करते हैं स्टूडेंट्स, है ना। नोडल पेन्स 2, है ना, ईच मेक्स 45 डिग्री with x and y axis, ठीक। यहां पर नोडल पेन 0 पढ़ा होगा इसमें बेटा, एक नोडल कोन कहा जाता है ना हम लोग, नोडल कोन यहां पर 2 होंगे, है ना, पढ़ा होगा नोडल कोन, यहां पे 2 नोडल कोन आते हैं, एक्सप्लेन करूंगा अभी। अच्छा, इसके बाद इनके बारे में अगर बात करें तो दे कैन फॉर्म सिग्मा, दे डू नॉट फॉर्म पाई, है ना। डेल्टा के बारे में ये बना सकता है ना, कैन फॉर्म डेल्टा बॉन्ड यहां पे, डेल्टा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड, it can also form sigma bond. सिग्मा बना सकते हैं। अब एक टर्म और बेटा, ये T2G का मतलब क्या होता है, ये T2G क्यों लिखा जाता है बेटा। T का मतलब होता है ट्रिपल डिजेनरेट, 2 का मतलब 2 फोल्ड सिमेट्री, G का मतलब जेरेट। जैसे आपने पढ़ा होगा ना बेटा, ऑक्टाडल स्प्लिटिंग ऐसे होती है ना, ये इसको हम लोग बोलते हैं T2G, इसको बोलते हैं EG बोलते हैं ना। और ये हो जाता है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, ये हो जाता है dxy dyz और dzx। तो T का मतलब हो गया ट्रिपल डिजेनरेट, यानी ये तीनों ऑर्बिटल्स एक ऑक्टाहेड्रल लिगेंड फील्ड में सेम एनर्जी लेवल पर होते हैं। 2 का मतलब 2 फोल्ड सिमेट्री, इसका मतलब हुआ
कि इनमें से किसी भी डी ऑर्बिटल को अगर आपके आंख के सामने 360 से घुमाया जाए तो 2 बार सेम अपीयरेंस आएंगे, 2-fold सिमेट्री। जी का मतलब जेरेट। ईजी यहां पे लिखा हुआ है, ई का मतलब होता है डबल डिजेनरेट, डबल डिजेनरेट, जी का मतलब जेरेट। इसलिए याद करिए ना, यही जब टेट्राडल स्प्लिटिंग होती है तो ये उल्टा हो जाता है ना, तो वहां जी नहीं लिखा जाता है, क्योंकि टेट्राडल में सेंटर ऑफ सिमेट्री बेटा नहीं होती, क्योंकि पहले पुरानी एनसीईआरटी में जी लिखा हुआ था, अभी जो नई एनसीईआरटी देने लगे उनमें जी हटा दिया उन्होंने, अब ई लिखा जाता है। जैसे यहां पे ई लिखा गया, यहां पे T2 लिखा जाएगा, जी नहीं आएगा उसमें। ठीक, ये बात होगी। अब हम आपको सिखाते हैं, बताते हैं कि बेटा ये सॉरी डीजेड स्क्वायर बनता कैसे, इस पे बात करते हैं, ऐसे कैसे आया ये। Digit square is formed by linear combination of dx square and d माइनस z स्क्वायर। अच्छा, आप लोगों के दिमाग में आयत आता तो होगा, हम कहते हैं dxy, dyz एंड dzx, फिर हम कहते हैं dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो जिस तरीके से dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, ऐसे यहां पर और क्या बनेगा, dy स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी बनेगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल वैसे ही बनते, देखिए बना दिया ना मैंने। लेकिन एक बात बता दें, इसमें एक्चुअली जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व किया गया था, बेटा क्या कर रहे हैं आप, मोबाइल बंद कर देना, हेलो मोबाइल बंद, बाद में कर लेना, ठीक है ना। तो यहां पर 6 आते हैं यहां पे वैल्यूज, जिनमें से एक रियल 5 होते हैं, और इसी का बेसिस आपने देखा होगा कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर L इज टू 2 के लिए कितने आती है, 5, -2, -1, 0, +1 एंड +2, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो जाता है कि ऐसे जो दो हैं वो आपस में कंबाइन करके एक फाइनल बना देते हैं। जैसे, तो पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कि यहां पर ये dx स्क्वायर, एक मिनट इसको ऐसे लिख लें बेटा, dz स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, और dz स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए आप। तो ये z एक्सिस आ गया, और हम बात करें यहां पे x एक्सिस से आ गया, प्लस प्लस माइनस एंड माइनस, तो ये हो गया बेटा dz स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस z एक्सिस, और ये हमने x बना दिया बेटा, x, और ये आ गया यहां पे y,
जेड एक्सिस एक्स वाई प्लस प्लस माइनस एंड माइनस, ये हो गया स्टूडेंट्स डीजे स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन हम कहते हैं जेड एक्सिस। ठीक है ना। तो देखिए यहां पे इन दोनों को बेसिकली ऐड कर रहे हैं, तो जब ऐड करेंगे तो ये वाला लूप इस वाली लूप के साथ ऐड हो गया, एक्स एक सिंगल लूप बन गया, ये और ये। फिर बेटा ये वाला लूप, ये दोनों ऐसे बन गए। ठीक, अब कितने लूप बच गए? 4। अब जो 4 बच गए उनको मैं बनाता हूं बेटा। यहां पर ये वाई, ये एक्स, एक्स एक्सिस पर 2 लोब हैं जिन पे माइनस है, वाई एक्सिस पर अगेन 2 हैं जिन पे माइनस है। ठीक है ना। अच्छा मुझे ये बताइए, यहां माइनस यहां माइनस, अगर इसके अनुसार यहां माइनस और अगर यहां माइनस आ रहा, इसका क्या मतलब हुआ कि इन दोनों रीजन के बीच नोडल प्लेन है या नहीं? नहीं है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है कि नोडल प्लेन आते ही फेस बदल जाता है। इसका मतलब जानते क्या हुआ? अच्छा एक चीज और है, ये जो डी ऑर्बिटल के लोब्स हैं, ये न्यूक्लियस यहां पर है, न्यूक्लियस बेटा यहां पर है, न्यूक्लियस से दूर होंगे ना? क्यों दूर होंगे? ये रीजन दूर क्यों होगा? क्योंकि थर्ड सेल में आएगा। किस सेल में आएगा? थर्ड सेल में। तो यानी इसकी जो ये पॉइंट लगा हुआ है, ये पॉइंट न्यूक्लियस से जुड़ा नहीं होगा, सेकंड सेल के बाद से होगा। तो अब यहां पर क्या होगा कि मैं इसका बाउंड्री हटा दे दो, इनके बीच हमने जानबूझ के बाउंड्री बनाई, बाउंड्री हटेगा यहां से, ये हटेगा, ये बिल्कुल ऐसे जुड़ेगा। इनके बीच जब नोडल पेन है ही नहीं तो हम लोग क्यों नोडल पेन दिखाएं? नोडल पेन नहीं है, नहीं। ठीक है ना। और आपको याद होगा ना, अभी अभी मैंने इसको बताया था, ये यहां से ऐसे जुड़ेगा, तो इसका जो इधर वाला जो एंड है वो ये एंड ये आएगा ना, ये। तो ये क्या बन गया? जैसे एक मोटर कार का इन्फ्लेटेड ट्यूब नहीं होता है, मोटरसाइकिल का, कार के पहिया का जो ट्यूब आप समझ लिए, इन्फ्लेटेड, बिल्कुल ऐसे हो गया, जिसको लेके लोग स्विमिंग पूल में और नदी वगैरह में नहाते रहते हैं, इसका मतलब वही है। तो ये आगे यहां पर इस पे क्या है बेटा? सब पे नेगेटिव चार्ज है। ये नेगेटिव चार्ज वाला ये कहां रिंग पहना होगा? इनके बीच में, ये तो पहना होगा ना। अब देखिए ना, इसके चारों तरफ यहां पर है, ये इसको मैं ऐसे पहना देता हूं, माइनस 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 एंड माइनस, क्योंकि आप देख रहे हैं ना बेटा, ये एक्स वाई प्लेन में बेसिकली क्या है? ये रिंग क्या है? इन्फ्लेटेड ट्यूब किस प्लेन में है? बोलो, एक्स वाई। और लोब कहां पर है? जेड एक्सिस पर। तो ये ऐसे होगा लगभग, जैसे मान ली ये रिंग बेटा आ गई, ये इन्फ्लेटेड ट्यूब आ गया, ये हमारा मार्कर सपोज के लोब है, ये ऐसे होगा यहां पे, ये हमारी कर्व फिंगर और इसके बीच एक, यहां पर क्या है? एक ऐसा स्पेस आ रहा है जहां पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की उम्मीद क्या है? 0। तो वो जो स्पेस है वो कैसा है? कोनल एरिया है, कोनल एरिया है ना बेटा, कोन टाइप का एरिया है। जैसे 2 आइसक्रीम के कोन्स को अगर हम ऐसे लगा लें,
है ना, एक ऐसे और एक ऐसे नीचे, और उनके तरफ हम ऐसे यहाँ पे रैप कर दें कोई एक पेपर, ठीक है ना, तो क्या होगा, ऐसे आएगा ना। तो इस मार्कर इन कर्व फिंगर के बीच आपको क्या लग रहा है, there is a space where probability of finding electron is 0, and ये स्पेस कैसा है, इसका शेप कैसा है, कोनिकल, अपर भी बनेगा और, इसलिए हम लोग कहते हैं यहाँ पर फर्मी नोडल पे कौन सा दिया है, टू नोडल, एक ऊपर पे ऐसे आएगा, एक ऐसे आएगा, और एक, सबको विजुअलाइज हो गया। हाँ ऐसे कर सकते, बिल्कुल, जैसे पंखे के ऊपर तो कोन लगे हुए बेटा, और बीच में आपको रॉड दिख रही है, रॉड दिख रही है, हम ऐसे जो पहना दें उसको एक ट्यूब पहना दें, विजुअलाइज हो गया ना सबको, एंड दैट इज व्हाई वी कॉल्ड हियर टू नोडल फोर्स। अच्छा अगली बात उठती है, अब आप मुझे बताइए जेड होगा, जेड होगा, जेड क्यों, ये सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे देखो, ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस का इधर आएंगे तो क्या होगा, प्लस, इधर आए, और इसके अलावा हम इधर जाएंगे तो माइनस, जस्ट अपोजिट, माइनस माइनस एंड माइनस। लेकिन एक बात ध्यान, हमने बताया था ना, सेंटर ऑफ सिमेट्री को पता लगाते समय अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है और उस डिस्टेंस पर जो भी फेनोमेनन आपको मिल रहा है एग्जैक्टली अपोजिट जाए, उतना ही डिस्टेंस चले और आपको सेम फेनोमेनन मिले, तो आपको क्या कहोगे बेटा, क्योंकि आप कहोगे सर यहाँ पे तो प्लस भी आगे ले सकता, नहीं, ये ज्यादा दूरी पर, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर। अब अगला सवाल होता है स्टूडेंट्स कि हम लोग एक बार बताओ, डीजेड स्क्वायर की बात की, आप लोग सोच रहे होगे सर डीएक्स स्क्वायर क्यों नहीं कहते, डीवाई स्क्वायर क्यों नहीं कहते, ये भी तो कह सकते थे, क्यों नहीं कहते, उसका रीजन जानते क्या है बेटा, जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व किया गया था पोलर कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में, तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आर्बिट्रली जेड मानी गई थी, इसलिए आज बेटा हम लोग डीजेड स्क्वायर की बात करते हैं, रेफरेंस वर्ल्ड वाइड रेफरेंस है, हम भी मानेंगे, एक यूएस वाला भी मानेगा, एक ऑस्ट्रेलिया वाला भी जेड एक्सिस लेके चलेगा। इसलिए ध्यान रखना, किसी भी मॉलिक्यूल की जब भी ज्योमेट्री डिस्कस करनी है, चाहे वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो, चाहे वो कोई पी ब्लॉक का कंपाउंड हो, और डी ऑर्बिटल्स अगर वहां हैं, तो याद रखना हमेशा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड लेना है। लेकिन जब सिर्फ एस एंड पी तक इन्वॉल्वमेंट हो, सेकंड सेल तक इन्वॉल्व हो, आप एक्स ले लीजिए, वाई ले लीजिए, डेज ले लीजिए, कोई बात नहीं पड़ता। अगर आपने सपोज करिए जहां पे डी का इन्वॉल्वमेंट आपने वाई ले लिया, आपके प्रेडिक्शन सब गलत हो जाएंगे, मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, समझ गए ना। अब अगला सवाल उठता है स्टूडेंट्स कि जैसे मान लिया अभी हमने बेटा 3 कहा, मान लिया आपने एक बात ऐसे सोची, जब हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ते हैं तो हम लोग कहते हैं कि बेटा इन दोनों के एनर्जी लेवल इक्वल क्यों होते हैं, जबकि नहीं होना चाहिए। अब देखिए इस बात पे मैं आता हूं, एक पॉइंट और इसमें आता है, जैसे इन दोनों के लेवल इक्वल क्यों हैं, जबकि ये किससे बनता है, इनसे बनता है ना। तो इस टाइप के कितने ऑर्बिटल होंगे, इस टाइप के होंगे बेटा dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, dy स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, dz स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये 3 ऑर्बिटल है। ये 3 ऑर्बिटल से फाइनली आपको कितने ऑर्बिटल बनने हैं, 2। इसलिए रैंडमली, जैसे मान लिया हमने आपके अनुसार मान लिया, मान लिया ये 2 कंबाइन कर रहे हैं, हो सकता है हमारे अनुसार ये 2 कंबाइन कर रहे हो, हमने जो एक्सेस मान ली, तो इन तीनों में अल्टीमेटली क्या होगा, फाइनली कितने बनते रहते हैं, 2 ही बनते हैं। तो यानी क्या हुआ, एक बार इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ होगा, एक बार इसके साथ होगा, इसका इसके साथ होगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि रैंडमली जब कंबाइन करते रहेंगे तो एवरेज क्या होगा, 2 ही आएंगे, उनकी एनर्जी लेवल सेम होती है, इसलिए यहां पर ये सेम एनर्जी लेवल के, समझ गए ना। एक बात, दूसरी बात,
ये dz स्क्वायर कभी भी, अगर मान लिया बेटा dz स्क्वायर कभी भी मान लिया बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना, तो हमेशा इन लोब्स बनाएगा, इसलिए कभी सिग्मा ही बनाता है, पाई नहीं बनाता है, ठीक है ना। और इसका एक और बड़ी अच्छी बात है, मैं आपको बोलता हूं, चूंकि dz स्क्वायर इज फॉर्म बाय द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, इसलिए कभी अपने पोजीशन को नहीं बदलता है। p ऑर्बिटल, दूसरे d ऑर्बिटल अपनी आइडेंटिटी को खो देते हैं, लेकिन ये अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करेगा। इसलिए जितने बाइपिरामिडल ज्योमेट्रीज होंगे, जितने बेटा बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है, उनमें यही आएगा, बाइपिरामिडल में यही आएगा। टीबीपी देख लीजिए, स्क्वायर बाइपिरामिड देख लीजिए, पेंटागोनल बाइपिरामिड देख लीजिए, यही आएगा। और ये अपनी कभी इधर से यू नहीं हो सकता है, रहेगा बिल्कुल स्ट्रेट। मैं इस बातों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब हम आपको हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे तो ये बातें हमारे लिए बहुत मतलब की होंगी, और कई ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जहां पर सॉल्व करने के लिए हमारे को ये बहुत की पॉइंट्स का काम करते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया बेटा आपका एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और इस तरीके से मैं जहां तक समझता हूं कि जो पहली सीट हमने आपको दिया था क्वांटम नंबर पे, आई थिंक वो खत्म हो गया। और एक बात और करते हैं बेटा, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, वो तो खैर आता होगा आप लोगों को। क्या बेटा, डायमैग्नेटिक कौन से सब्सटेंसेस होते हैं बेटा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बेटा नहीं है, सभी पेयर्ड होते हैं, दे आर रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और पैरामैग्नेटिक क्या होंगे? विच कंटेन एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड दे आर अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इनका मैग्नेटिक बैलेंस से क्या रिलेशन होगा? एक मैग्नेटिक बैलेंस बेटा पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, कि जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं दे लूज वेट इन द मैग्नेटिक बैलेंस, व्हाइल द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस दे गेन वेट इन द व्हाट मैग्नेटिक बैलेंस। ये भी बता देता हूं ताकि बार बार आप अपना खत्म हो जाए। और मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए बेटा देखिए, ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन में दो मोशन होते हैं, स्पिन एंड ऑर्बिट। लेकिन जो हम लोग निकालते हैं वो बेटा क्या होगा? मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू व्हाट? स्पिन मोशन निकालते हैं। इवन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में के जितने मेटल्स हैं उन सभी में जो मैग्नेटिक मोमेंट कॉज्ड बाय ऑर्बिटल मोशन इज क्वेंच्ड। एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, क्वेंच्ड बेटा लिखा हुआ है, मतलब वो सब्सिडाइज हो गया। लेकिन सेकंड ट्रांजिशन, थर्ड ट्रांजिशन, लैंथेनाइड, एक्टिनाइड में अगर सही मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें ऑर्बिटल मोशन को भी शामिल करना पड़ेगा, लेकिन वो अपने सिलेबस में नहीं है। इसलिए अपने सिलेबस में क्या है? स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। तो जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट है, ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, इसको बेटा म्यू इफेक्टिव के नाम से जानते हैं ना, म्यू इफेक्टिव इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n टाइम्स n+2, है ना। इसका यूनिट क्या है? बोर मैग्नेटन। और n यहां पर क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। अच्छा, जब यहां पर स्टूडेंट्स नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पे लिखते हैं म्यू इफेक्टिव इन Bm, ठीक है ना। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो बेटा कितना आता है? 1.732, 2 है तो 2.8, 3 है तो 3.89, 4 है तो 4.9, 5 है तो 5.9। यानी कहने का मतलब ये हुआ, जैसे हमने कह दिया कि इस मेटल कैटायन का मैग्नेटिक मोमेंट 5.9, इसका मतलब क्या हुआ? 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो इस तरीके से स्टूडेंट ध्यान दें यहां पर। अच्छा, एक और चीज, पी ब्लॉक और एस ब्लॉक के जो मेटल कैटायंस होंगे वो हमेशा डायमैग्नेटिक होते हैं। पी ब्लॉक और पी और एस ब्लॉक के मेटल कैटायन बेटा हमेशा
डायमैग्नेटिक होंगे, जबकि डी ब्लॉक के डायमैग्नेटिक के साथ साथ पैरामैग्नेटिक भी हो सकते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो पी ब्लॉक में, आपको एस ब्लॉक में कभी नहीं सोचना है। सोचना कब? डी और एफ में सोचना है, डी और एफ में सोचना है, जहां पर इनर और यानी अच्छा एक और चीज बेटा, एक कहा जाता अल्टीमेट शेल, पेनल्टीमेट शेल और अल्टी पेनल्टीमेट शेल। अल्टीमेट शेल कौन सी हुई बेटा? ये न्यूक्लियस 1 2 3 4 है ना, तो ये हो गई अल्टीमेट। ये वाली n-1 पेनल्टीमेट, n-2 अल्टी पेनल्टीमेट। अल्टी पेनल्टीमेट जैसे लेंथेनाइड में अल्टी पेनल्टीमेट शेल में अल्टी पेनल्टीमेट शेल के कौन से सबसेल में इलेक्ट्रॉन जाता है? 4f। ठीक है ना, अल्टी पेनल्टीमेट, पेनल्टीमेट, अल्टीमेट, आउटर इनर, आउटर इनर सेल, आउटर सेल इनर सेल। ओके, हाँ मैं बात कर रहा था बेटा यहां पे, तो इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। जैसे मान ली 2 है तो यानी 3 है, तो इस तरीके से 4 है तो 4.9, इस तरीके से आप मैग्नेटिक। अच्छा, मैग्नेटिक बैलेंस का मैं एक बार आइडिया आपको और दे देता हूं किस तरीके से काम करता है। जेईई मेंस में कई बार क्वेश्चन इस तरीके से है मैग्नेटिक बैलेंस को लेते हुए। ये जस्ट लाइक बेटा एक बैलेंस होता है, ये बैलेंस है, और यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड हमने लगा दिया है। ठीक है ना, ये मैग्नेट हो गए, और ये जो एक यहां पर एक कंटेनर है। तो जैसा मान लिया किसी का हमें मैग्नेटिक किसी का मान लिया मैग्नेटिक मोमेंट हमें निकालना है या देखना है कि पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा, तो हमने क्या किया, मान लो सब्सटेंस को बेटा हमने यहां रख दिया, मान लिया रख दिया, और जब रख देंगे तो क्या होगा, अगर ये डायमैग्नेटिक है, अगर ये डायमैग्नेटिक है तो क्या होगा, ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया है इसमें क्या होगा, रिपेल होगा, और रिपेल होगा तो क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर जाएगा। जब ऊपर जाएगा तो ये नीचे आएगा, ये नीचे आएगा, और नीचे आने का मतलब क्या हुआ, हमें वेट और हटाना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ, सॉरी, मतलब नीचे की तरफ जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, वेट इसका क्या हो रहा, कम हो गया, इट लूजेस वेट। बोलिए, वेट हटा देना पड़ेगा तभी तो बैलेंस होगा बेटा। लेकिन अगर ये डायमैग्नेटिक केस में होगा, अच्छा अगर मान लिया ये पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक तो बेटा क्या होगा, नीचे की तरफ अट्रैक्ट होगा, जब अट्रैक्ट होगा तो ये उठ जाएगा, तो हमें और वेट डालना पड़ेगा इसमें। तो यहां पर क्या होगा, ये पैरामैग्नेटिक हो गया। जब यानी कहने का मतलब क्या हुआ, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, ऐसा बोला जाता है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस लूजेस वेट इन मैग्नेटिक बैलेंस। ठीक है ना, डायमैग्नेटिक substances lose weight in magnetic balance। और वहीं पर पैरामैग्नेटिक substances gain weight
इन मैग्नेटिक बैलेंस। ठीक, ध्यान रखिए। तो ये जो अपन लोगों ने पढ़ लिया ये पूरा दोबारा हम नहीं बताएंगे साल भर में, ऐसे चलेगा, ठीक है ना? ओके। एक इसके अलावा आता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, हालांकि आज तक पूछा नहीं गया है। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बेटा कैसे निकालते हैं? यहां पर हम लोग क्या करते हैं, किसी एटम के लिए हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं, लेकिन अगर वो मास है, जैसे हमने कहा बेटा ये 2 ग्राम ये कंपाउंड है, इस 2 ग्राम कंपाउंड का मैग्नेटिक मोमेंट निकालिए, तो 2 ग्राम में बहुत सारे एटम्स होंगे, तो उसमें हम लोग क्या निकालते हैं, वेट वाइज जब निकालते हैं उसको कहा जाता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज मेंट फॉर मैग्नेटिक मोमेंट ऑन वेट बेसिस, ठीक है ना? और मैग्नेटिक मोमेंट देखना रखना तो आप लोगों को आता होगा, है ना? अभी तो खैर आगे हम सिखाएंगे आपको। जैसे ऐसे मान लिया एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं। मान लिया हमने कहा बेटा SiO2 पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक। देखो इसके लिए आपको क्या करना, सिलिकॉन किस ग्रुप का है, 14, यानी सिलिकॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4, जो बॉन्डिंग करेंगे ना। तो हम इसका स्ट्रक्चर, मान लिया हमको स्ट्रक्चर नहीं बनाना आता है, हमने ऐसे बना दिया यार सिलिकॉन में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे और ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमने ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, मान लिया ऐसे बना दिया, यही बनेगा ना? हालांकि स्ट्रक्चर बिल्कुल सरासर गलत है, गलत है ना, क्योंकि सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड कभी नहीं बनाता बेटा, है ना? स्ट्रक्चर गलत है। मान लिया आपको अच्छी नॉलेज हो तो आप कहोगे यार सिलिकॉन बनाता ही नहीं, तो सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो हर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ बनाएगा और ऑक्सीजन का दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे आ जाएगा या और किसी के साथ आगे बनाएगा। मान लिया आप कहते हैं यार सिलिकॉन ऑक्साइड यार आयनिक है, तो मैं आयनिक बना देता हूं। अब ना तो यहां अनपेक्टान ना यहां अनपेक्टान, ना अनपेक्ट यहां ना यहां ना यहां ना यहां, कहीं नहीं, मतलब डायमैग्नेटिक हो गया। समझ गया ना? तो हालांकि स्ट्रक्चर सही इसका ये गलत हो गया बेटा, है ना? ये भी गलत है। तो खैर आगे हम बताएंगे अब आपको इसमें। और एक बड़ा और अच्छा, जैसे मान लिया बहुत पॉपुलर केस रहा, मान लिया RbO2 है, तो RbO2 में क्या, Rb क्या है, एल्कली मेटल हो गया बेटा। इस पे कितना हुआ, प्लस, इस पे कितना हुआ, माइनस। Rb प्लस का मतलब क्या हुआ, यहां पे अनपेक्टान कोई है ही नहीं। अब O2 है, ऑक्सीजन क्या है, 16 ग्रुप का है, 2 ऑक्सीजन एटम है, यानी इवन नंबर ग्रुप है। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8, मतलब क्या हुआ, ऑड इलेक्ट्रॉन है, इससे ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनी पैरामैग्नेटिक। चाहे ऐसे देख लीजिए कैसे, अरे भाई ऑक्सीजन क्या हो गया, इवन नंबर ग्रुप है ना, अब उस पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो क्या हो गया, आउट हो गया, तो O2 माइनस क्या होगा, आउट हो गया ना। समझे ना? ऐसे जैसे मान लिया आपने कहा बेटा NO2 है, ऑड नंबर ग्रुप, इवन नंबर ग्रुप, ऑड एंड इवन, ऑड, ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, पैरामैग्नेटिक आ जाएगा। बाकी निकाल सकते हैं आप, अभी जैसे हमने आपको शॉर्ट में से बता दिया। तो इस तरीके से आगे स्टूडेंट बना सकते हैं। अभी बाकी इस पे तो बहुत सारी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे आगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारा पूरा जो शीट है वो खत्म होगी, और अगले क्लास से हम पढ़ाएंगे आपको क्या, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की शीट हम आप सब लोग लेके आइएगा, और उससे हम, और बल्कि पढ़ लेना, बल्कि मेंडलीव तक पढ़ लेना, तो कोशिश करेंगे हम लोग मेंडलीव तक निपटा देंगे, ठीक है ना? अगले क्लास से मेंडलीव तक हम खत्म करा देंगे, और 2 DPP मैंने बोली हैं, 1 एंड 2 इनको करके लाइए। आंसर उसके साथ में है उसका, देख करिए आंसर आ गया। DPP 4 में यहाँ पे लिखा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ 2p इलेक्ट्रॉन्स विल बी, है ना बेटा? तो जैसे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अगर मान लिया यहाँ पर है 2p इलेक्ट्रॉन्स का है, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बेटा ऐसे बनाया जाएगा ना, h/2 स्क्वायर रूट ऑफ L टाइम्स L+1,
आ जाएगा ना। तो 2p के लिए बेटा l की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 आ जाएगी। ठीक है ना। तो 1 अगर यहां पर आ गया तो क्या होगा? कितना आ गया? √2। आंसर नहीं है, हो सकता है गलत, हाँ आ गया होगा, हो सकता है चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो बाकी अगले क्लास में आप लोग करके आइए, है ना। ऐसे स्पिन का आता है बेटा, है ना। स्पिन पे यहां पे क्या आ जाएगा? एस, एस आ जाएगा, एस एस प्लस एस टाइम एस प्लस 1। दो दे दूं या ज्यादा दे दूं ओटीपी? चलो दो दो करो भी। नहीं, दो दो आप करिए, मतलब दो मैं डिस्कस करूंगा क्लास में, बताऊंगा, आपके डाउट लूंगा मैं क्लास में, अगले क्लास में, ठीक है ना।